नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अपर्णा और थ्री लॉग्स में मैं लाई हूँ गौरी से वार्तालाप। से पूछना चाहेंगे कि क्या चीज़ है ज़िंदगी में जो आपको बिल्कुल भी मान्य नहीं है। कई चीज़ें होती हैं हम नज़रअंदाज कर देते हैं दूसरे की, किसी का गुस्सा कर देते हैं, किसी की कोई छोटी मोटी चोरी कर देते हैं, किसी की चुगली माफ़ हम कर देते हैं, किसी की हमारे प्रति कोई गलती होती है वो हम माफ़ कर देते हैं। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल भी हमको बर्दाश्त नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि स्त्री हो या पुरुष, आप क्या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है अगेन अपर्णा, और मुझे लगता है इसके बारे में मुझे थोड़ा ज़्यादा गहराई में सोचना पड़ेगा। कई चीज़ें हाँ अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं, पर जैसे आध्यात्म के साथ में जब आप चलते हैं ना तो कई चीज़ें एक्सेप्ट करने लग जाते हो, तो दूसरे का नज़रिया देखने लग जाते हो, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ किसी का कोई मजबूरी होगी। या पर मुझे लगता है झूठ और फरेब आज तक भी मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैं सोसाइटी में देखती हूँ लोग इतना फरेब कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, किसी को खींच रहे हैं। बहुत दुख होता है मेरे को और मुझे समझ में भी नहीं आता है एक्चुअली। मैं इस चीज़ से बहुत चकित रह जाती हूँ कि ऐसा कैसे एक इंसान कर सकता है। मेरे दादू ही कभी 2 दिन पहले मुझे बोल रहे थे कि गौरी तेरा दिल इतना साफ है कि तेरे पर कभी गुस्सा आ नहीं सकता, इसलिए इतना प्रेम आता है तेरे पे। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि मेरा दिल ऐसा है, लास्ट 20-25 साल में इंडिपेंडेंट रही हूँ, शायद मुझे ये जो नोक झोंक है, एक दूसरे को खींचना, किसी का बुरा सोचना या किसी के साथ धोखा और फरेब करना, वो मैं नहीं समझ पाती हूँ और उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है और बहुत तकलीफ होती है। और बचपन में भी मैं कुछ ऐसी थी, मेरे साथ ही हो चुका है। और मैं देखती हूँ कि इंसान लोग ऐसे बदल जाते हैं, दोस्त होके तुम्हारे साथ गलत काम करते हैं, तो मुझे लगता है उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में जो क्लोजेस्ट रिश्ते होते हैं, जो हमें बहुत प्रेम करते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसे खामी होती है। हो सकता है उनसे भी ऐसी गलतियां हो जो तुम्हें नहीं पसंद आए। और लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते हैं, जिन्हें हमें बहुत प्रेम करते हैं, हर पड़ाव में हम लोग उनको माफ़ तो करते ही हैं, राइट। हम लोग कई बार जाने देते हैं, अपने माँ बाप को जाने देते हैं, बच्चों को, वाइफ हस्बैंड को जाने देते हैं, अपने भाई बहनों को जाने देते हैं। क्यों जाने देते हैं? तकलीफ़ बहुत होती है, पर हम जाने इसलिए क्योंकि हमको बहुत पास से देखते हैं उनको। हमें पता है कि अरे इस बंदे ने अगर गलती की है तो इस कारण से की है, उसका हमें समझ में आता है और वो प्रेम भी होता है ना, तो इसलिए उनको हम लोग जाने देते हैं। लाइफ में अगर हमारे साथ कोई भी कुछ करे तो उसे किस नज़रिए से देखना, उससे हमारे अंदर शांति होगी। वो मुझे लगता है वो नज़रिया बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है हम ऐसा भी करते हैं कि जिसको हम जानते हैं या जिससे हमारा रिश्ता है उसको हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम जिसको नहीं जानते उससे हम बहुत सख्ती से पेश आते हैं, उसको हम बिल्कुल माफ़ नहीं करते। यही तो, अपनों को हम लोग माफ़ आसानी से करते। देखो अपनों से धोखा भी बहुत मिलता है, अपनों को से दुख भी बहुत मिलता है, पर फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। गुरुजी हमारे हमेशा कहते हैं कि अगर किसी के साथ हम अपनापन फील करेंगे, राइट, उतना ही हम उनको माफ़ कर पाएंगे। अगर अपनापन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है लोगों को माफ़ करना। छोटी छोटी चीज़ें कई बार बहुत छू जाती हैं, बुरी तरह से कह रहे उसने ऐसा क्यों कह दिया या मुझे क्यों नहीं समझा। क्या है, हम लोग चाहते हैं कि दूसरा हमको समझे, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है हम दूसरों को समझें। प्रिंसिपल्स पे क्या कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि कोई चीज़ है दैट इज़ द कोर ऑफ माई बीइंग, वो मैं हूँ, लेकिन अगर कोई जन ऐसा कर रहा है तो क्या एज अ प्रिंसिपल हमको उसे माफ़ कर देना चाहिए? प्रिंसिपल में अडिग जरूर रहना चाहिए। जो तुम्हारे लिए प्रिंसिपल वो तुम्हारा प्रिंसिपल है, पर ये याद रखिए कि दुनिया में हर इंसान का अलग वैल्यूज़ है, राइट। तुम्हारे खुद के माँ बाप के भी तुमसे बहुत अलग वैल्यूज़ हैं। उनको कन्विंस करना, उनको पर्सुएट करना, उनको दिखाना एक दूसरा नज़रिया, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें मान जाएंगे तुम्हारे नज़रिया को, पर वो दिखाना। उसी तरह बच्चे, जैसे अब बोलते हैं हम जनरेशन गैप, उनके वैल्यूज़, उनके प्रिंसिपल्स, उनका देखने का नज़रिया काफ़ी बार अलग होता है हमसे, राइट। भाई बहन जो एक जगह बड़े हुए हैं उनका भी नज़रिया बहुत अलग होता है। तो मुझे लगता है हमें रिस्पेक्ट करना है हर पर्सन का नज़रिया और वैल्यूज़, राइट। वो बहुत ज़रूरी है, वो एक मैच्योरिटी का साइन है। सोचना कि नहीं मेरा ही नज़रिया सही है, वो ठीक नहीं है। हैविंग सेड दैट, कई जो प्रिंसिपल्स हैं उससे हमारा कैरेक्टर बनता है। बिल्कुल। अगर हम ऐसे प्रिंसिपल्स में नहीं होंगे जो एक बेसिक बोलते हैं ना यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं या प्रिंसिपल्स हैं, तो फिर ये सोसाइटी ही
करप्ट और हाँ खराब होती जाएगी, राइट। लेकिन आज की तारीख में हमें बहुत प्रेम से लोगों को समझाना है, जहाँ हो सके कई बार स्ट्रांग भी बनना है और कहीं नरम दिली से समझाना भी है लोगों को। दोनों चीज़ों को लेते हुए हमें चलना है, अपने मन को खराब नहीं करना है कि वो नहीं फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल, वो गलत काम कर रहा है। आप मुझे बताओ सही काम कर कौन रहा है आजकल? कभी आपको लगता है कि हम दूसरे को बताते नहीं हैं लिमिट्स क्या है, इस हाँ, वजह ये भी से होता भी गलतियां होती हैं या आपस में मतभेद होते हैं? हमने दूसरे को बताया ही नहीं कि ये इस हद तक चलेगा और उसके बाद इट्स अ स्ट्रिक्ट नो, इसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। आई थिंक हम लोगों को अपने, जिसको बोलते हैं सेटिंग एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल्सो सेटिंग बाउंड्रीज। मुझे लगता है स्त्रियों के लिए कम्युनिकेशन है, दोनों चीज़ें हर पड़ाव पे शेयर करना वो बहुत ज़रूरी है। हम वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते और कम्युनिकेट कर पाते और वहीं कॉन्फ्लिक्ट्स का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपर्णा, इज़ दैट कि हम लोग बाउंड्रीज हमें आते नहीं है रखनी। हर रिश्ते में हमें अपनी बाउंड्रीज रखनी है। पति पत्नी का रिश्ता इतना क्लोज होता है, माँ और बेटी का रिश्ता इतना क्लोज होता है, कई बार भाई बहन का रिश्ता इतना क्लोज होता है, या बच्चे और माँ जो भी है, ये सारे बहुत क्लोज बंधन हैं। और कई बार काम भी करते हैं, वहाँ भी हमारे पास बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, कई दोस्त लोग बहुत हमारे साथ में क्लोज हो जाते हैं। जो भी रिश्ता है कि हमें अपने सेंटर में रह के एक दायरा बनाना है उस रिलेशनशिप में, जहाँ हम दायरा भूल जाते हैं, जब ब्लर हो जाता है, जब एक बेटी समझती है वो माँ को कुछ भी बोल सकती है या उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती है, या वो सही नहीं है। और अपने लिए वो बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो बाउंड्री नहीं रखेंगे तो लोग जो क्लोज हैं और कई बार दूर वाले लोग भी ये देखते रहते हैं, वो फ़ायदा उठाएंगे और उस बाउंड्रीज में उतरते रहेंगे और आपका माइंड बहुत विचलित हो जाएगा। तो ये लाइफ का एक बहुत बड़ी लर्निंग है और स्त्रियों को ये स्पेशली सीखनी है, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप हमारे से बहुत प्रेम करते हैं तो आपको हमारे लिए ये करना ही करना है। वो रखना और ये बहुत ज़रूरी है। हमारा अपना एक व्यक्तित्व होना चाहिए, एक हमारा एक आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं। आइडेंटिटी को ईगो के साथ नहीं जोड़िए, आइडेंटिटी को उस वैल्यू जहाँ ये मेरा दायरा, इसको मैं मानती हूँ और इससे मैं खुश हूँ, वो दायरा रखना ज़रूरी है। तो मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और आपस में बात करके ही हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी सीख पर पहुंचते हैं। ऐसी चीज़ें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी लेक्चर में पढ़ाई नहीं जाती। बिल्कुल आप सही बोलते हो और ये एक्चुअली पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इसका एजुकेशन इतना ज़रूरी है। और हमारे लड़कियों में मैं आपको अपर्णा थोड़ा सा कहना चाहती हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे से शेयर करते हैं, तो लड़के लोग जो होते हैं जब उनका माइंड स्टेबल नहीं रहता है या उनमें बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो कई बार एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। जो लड़कियां हैं वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं और ऐसी बहुत बंद हो जाती हैं। और ये ऐसी हाई अचीवमेंट लड़कियां हैं, इतनी ब्राइट टैलेंटेड लड़कियां हैं जो डिप्रेशन में चली जाती हैं। और सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई पैंडेमिक है वो मेंटल हेल्थ का पैंडेमिक है। और वो आज नहीं शुरू हुआ है, कल नहीं शुरू हुआ है, उसको काफ़ी देर हो गई है शुरू हुए। हमें इस पे थोड़ा सा अपने आप को काम करना है कि बचपन से जो माँ बाप को स्कूल्स में मेंटल हेल्थ के किस तरह कम्युनिकेट करना है, कितना दायरा रखना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे किसी के इमोशंस को रिसीव करना है, किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, रिश्ते क्या होते हैं, हेल्दी रिश्ते क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। अपनी तरफ क्या रिश्ता हेल्दी है। लड़कियां जो हैं उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है, राइट कितना भी मुकाम कर ले तब भी उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है। और कई लड़कियां इन लॉज के घरों में जाती हैं तो वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती वहाँ जो देखती हैं या वहाँ का नज़रिया, क्योंकि उनकी खुद की सेल्फ इस्टीम डेवलप नहीं हुई होती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को मजबूत करो अंदर से, अपनी खुद की पहचान और एक आत्मविश्वास जो है वो बहुत ही ज़रूरत है। आत्मनिर्भर होना वो बाद में आता है, लेकिन पहले खुद का विश्वास जीतो, दूसरों का विश्वास अपने आप हो जाएगा।
ये चीज़ जो अगर हमारे अंदर आ जाए तो मुझे लगता है हम लोग पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये तो छोटी बातें हैं जो ये नोक-झोंक चलते हैं इन लॉज के साथ, ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप नहीं है। हमारी कंडीशनिंग बहुत वीक होती है। अपने माँ बाप को देखा है, माँ को देखा है, माँ की माँ को देखा है, वो देखा हुआ है पिसते हुए, झुकते आ रही हैं, मानती आ रही हैं बातें। राइट। तो वो विक्टिमहुड जिसे बोलते हैं उससे निकलो। वो विक्टिमहुड से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कह सकते हैं कि हम स्त्रियां उस स्तर पे, हम कितना भी हम लोग टॉपर बन जाएं या हम लोग आईएएस में चले जाएं या पायलट्स बन जाएं, अंदर का जो एक विश्वास है उसको जगाना और उसमें अडिग रहना वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा गौरी, मुझे ये भी लगता है कि हमको इतनी आदत हो गई है बताए जाने की, जो हम स्वयं निर्णय लेकर उस पर स्वयं से चल नहीं पाते हैं और उसको कायम नहीं रख पाते हैं अपने निर्णय को। उसकी वजह से आजकल कई रिश्ते टूटने, घर टूटने की भी नौबत आती है। और जो डिप्रेशन वगैरह लोगों को होता है वो शायद इसलिए भी होता है कि उन्होंने कुछ निर्णय किया और उनको सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप देखोगे आज की तारीख में जो भी महिला ने बोला है कि मैं इस स्तर पे आई हूँ, जैसे मेरी खुद की बैचमेट है लीना नायर, वो अब सीईओ है और बहुत ऊंचे स्तर पे है। इंदिरा नोई का नाम सुना है जो आप लोग पेप्सी की सीईओ रह चुकी है। शेरिल सैंडबर्ग का नाम सुना है। उन्होंने काफ़ी मुकाम हासिल किया है राइट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और ऐसी हज़ारों महिलाएं आईएएस ऑफिसर्स बन रही हैं, आईपीएस ऑफिसर्स बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इस स्तर तक आ रहे हैं, मूल रीज़न जो बताते हैं जब भी आप उनसे बात करें तो वो बोलते हैं हमें सपोर्ट मिला था राइट। अगर सपोर्ट सिस्टम ना हो, मेरे फादर को मेरे ऊपर जो विश्वास मुझे दिखा या प्रेरणा मिली या जिसमें मेरे को एक हिम्मत मिली, या मुझे जो एनवायरनमेंट मिला, जैसे मेरी एनवायरनमेंट जैसे थी, हम लोग सब बोल पाते थे, भाई बहन हम लोग बड़े ओपनली बोलते थे, तो उस एनवायरनमेंट में हम पैदा हुए। तो ये जो एनवायरनमेंट मिलता है और जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है माँ बाप से या अपने इन लॉज के घर में या अलग अलग जहाँ हम लोग हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक महिला के लिए राइट। स्पेशली वो महिला जो एक सोशल स्ट्रक्चर में फंसी है, जब वो सोशल स्ट्रक्चर से बाहर जाती है और वो चाहती है कुछ करने के लिए, हाँ उसको ज़रूर कई बार क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। पर मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि अगर तुम अडिग रहो और तुम आगे बढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि तुम दूसरों का सुनो नहीं और उनका रिस्पेक्ट नहीं करो व्यू को, पर तुम अगर आगे बढ़ते रहो और अच्छा काम करते रहो, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी सपोर्ट, वो मुझे कोई उसका डाउट नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के माइंड में है कि सक्सेस क्या है, विनिंग का जो और एक वेस्टर्न मॉडल ऑफ सक्सेस है, वो हमारी भारतीयता नहीं है। हमारी भारतीयता में ये नहीं है कि तुम इस स्तर पे पहुंच जाओगे तो तुम सक्सेसफुल हो, या तुम ये मुकाम कर लोगे तो तुम सक्सेसफुल हो। ये जो एक मॉडल, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सक्सेस और अचीवमेंट है कि मुझे ये अवार्ड मिल गया, याद है हम उस दिन बात भी कर रहे थे, या मैं इतना बड़ा बन गई, या मेरा नाम इतना हो गया। हम लोग समझते हैं महिला तभी सक्षम है या वो एक सक्सेसफुल महिला है अगर उसने उस मॉडल को फॉलो किया। मैं समझती हूँ कि अगर तुम अपने सोल यानी कि अपनी आत्मा को सुन के तुम रास्ते में चले और उस रास्ते में तुमने जो भी सृजनात्मक काम किए, मैं वर्ड हासिल यूज ही नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे लगता नहीं है जिंदगी हासिल करने के लिए है। हमारी जो जिंदगी है वो एक्सप्रेशन है। तो हम जब एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को अपने अंदर से जुड़ के, तो जो भी होगा वो सुंदर ही होगा। हमारी शक्ति की जो रचनात्मक प्रक्रिया है वो हमेशा सुंदर और वो हमेशा उच्च स्तर की होगी अगर वो हमसे जुड़ी हुई है और हमारे अंदर जो बीज है उसके साथ पूरा एक जुड़ाव है, आत्मसात है। तो हासिल करना और कुछ बड़ा बनना मुझे नहीं लगता स्त्रियों के लिए एक राइट मॉडल है, क्योंकि यही पुरुषत्व का एक प्रतीक है। दुनिया में जो पुरुषत्व का प्रतीक हासिल करने में ही बना है। वेस्टर्न मॉडल जो है वो सारा हासिल करने का ही एक बना है, या पैसा या शौर्य या एक पदवी हासिल करने में लगा हुआ है। हाँ, हर स्त्री को अपने आप को समझना है और वो अपने आप से जुड़ी हुई है। स्त्रियों में कि मैं एक बहुत अच्छे मर्द को हासिल किया, वो सबसे पहले निकलना चाहिए। कि हमारे अंदर जो ये फीलिंग है कि नहीं हमें तो बहुत अच्छे घर में होना चाहिए, वो लड़का ऐसा
दिखना चाहिए। हमारे अंदर भी तो हासिल की भावना है, तो पहले खुद को हासिल करो। अगर करना है तो खुद को हासिल करो। और मैं तो उसको भी हासिल नहीं बोलूँगी, मैं तो ये कहूँगी कि स्त्री में जो शक्ति है वो एक्सप्रेशन यानी सृजनात्मक शक्ति है। उस शक्ति में तो सभी कुछ है। स्त्री की शक्ति बहुत पावरफुल है। स्त्री का सबसे बड़ा चिन्ह मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उस चिन्ह को पहचानें और हमें कुछ भी हासिल करने की बहुत अच्छी बात है। अगर हम IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, हमने बहुत अच्छे काम किए, कोई पोजीशन हासिल करना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक होता है कुछ बनना, एक होता है कुछ करना। हमें कर दिखाना है, हमें बन दिखाना नहीं है। ये मुझे लगता है हम स्त्रियों को सीखना है। ये डिफरेंस है। गौरी, आजकल एक नया टर्म है, हालांकि ये प्रवृत्ति तो बहुत पहले से रही है लोगों की, ऑफ मैंसप्लेनिंग। सो मैंसप्लेनिंग इज़ कि जब कोई पुरुष आपसे इस तरह से बात करता है कि तुमको तो कुछ नहीं मालूम और रुको मैं बताता हूँ तुम्हें कि सही क्या है। मतलब मैन इज एक्सप्लेनिंग टू यू एज अ वुमन कि भाई तुम तो साइड हो जाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तो हाउ मच ऑफ इट हैव यू एक्सपीरियंस? हाँ, लॉट ऑफ इट। एंड ये सच में हमारे अंदर ना कण कण में भरा हुआ है, कंडीशनिंग है। ये तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में पूरा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है अब आदमी लोग सुनने भी लगे हैं। जहाँ उनको लगता है कि एक महिला उनके स्तर पे उनसे बात कर पाती है, अपनी अस्तित्व भी रख के और उनका रिस्पेक्ट भी रख के और उनके इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर पाती है, वहाँ पर मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिखता है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये भी सही है कि अभी भी ऐसा सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं जहाँ आदमी आपको सुनना नहीं चाहता और वो समझता है कि आप वो है नहीं जो आप उस लायक नहीं है, आप उस लायक नहीं है। और मुझे लगता है कुछ कवर अप भी है। आदमी लोगों को ये पता लगने लग गया है कि औरतों में काफ़ी दम है और समवेयर अपनी इनएडिक्वेसी को भी वो छुपा के ये थोड़ा बहुत करता है। पहले जब आपने कार्य शुरू किया था, अपनी कंपनी शुरू की थी, तब से अब में आपको कितना फ़र्क दिखता है? इस मानसिकता में सुधार आया? बहुत ज़्यादा आया है। मैं जैसे काम करती हूँ, काफ़ी सारे RWS के सीनियर लोगों से काम करती हूँ और सब आदमी लोग ही हैं ज़्यादातर, उनमें से कुछ महिलाएं भी हैं और मैं पुश भी करती हूँ कि हर RW में महिला भी चाहिए और वो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत सक्रिय काम करती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूँ और इससे थोड़ा सा हटके बोलती हूँ। उसको आप मैंसप्लेनिंग बोल सकते हो दूसरे तरीके से। जैसे अभी हम लोग एक काम कर रहे थे, कि हमारा एक एक्ट है जिसे चेंज करने का बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस एक्ट को लेके। मैंने ही टीम को रचाया और उसमें सबको बोला कि आप लोग अपना योगदान दीजिए। तो सबने अपने अपने व्यूज़ दिए उसमें, राइट। और फिर हमने महिलाओं से पूछा कुछ व्यूज़, तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखा कि आदमियों का उन इश्यूज़ के बारे सोचना प्रैग्मेटिक, लॉजिकल, टेक्निकल उस तरीके से सोचते हैं। महिलाओं ने जो व्यूज़ दिए उसमें एक ह्यूमन एस्पेक्ट, एक सोशल एस्पेक्ट वो ज़्यादा दिखता है। मैंने जो नोट किया कि जब भी हम महिलाएं कुछ व्यूज़ देती थी कि अच्छा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक जेंटलमैन को उन सब व्यूज़ को इकट्ठा करके देने के लिए, तो सामने क्या आया? सिर्फ मेंस व्यू आए, वो वुमेन व्यू आया नहीं वहाँ पर सामने। तो मेरे को मैंसप्लेनिंग इन अ वे बोलेंगे। हाँ, तो या तो महिलाओं को अलग से नोट लिखना चाहिए या फिर उनको रिव्यू करके अपने व्यूज़ उसमें डालने चाहिए। और ये मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल से नहीं बोल रही हूँ, पर मैंने हर जगह ये नोटिस किया है कि महिला का सोच बहुत अलग होता है एक पुरुष के सोच में। दोनों की सोच में कोई गलती नहीं है। पुरुष को स्त्रीत्व को अपनाना और महिला को थोड़ा पुरुषत्व अपनाना, सो दोनों मिलके जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी सोसाइटी के लिए। जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी बना है और उसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हैं। आप जुडिशरी सिस्टम देखिए, जुडिशरी सिस्टम का सोचने का तरीका इतना लीगलिस्टिक और टेक्निकल है। अगर एक महिला रोते रोते आए एक लॉयर के पास और बोले कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये मानहानि हुई, जुडिशरी सिस्टम नहीं समझ पाता। आप मुझे एविडेंस दो कि ये चीज़ हुआ कि नहीं, आपके आंसू की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, राइट।
तो ये जो सिस्टम हमारा पूरा बना हुआ है मैस्कुलिन सिस्टम बना है, और वो उस मैस्कुलिन सिस्टम के अंदर महिला की आवाज़ सामने नहीं आ पाती है। तो ये थोड़ा सा हमें चेंज लाने की जरूरत है। इसलिए महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशंस में रहना, इंस्टीट्यूशंस में रहना बहुत ज़रूरी है। और उन महिलाओं की जो थोड़ी सशक्त हैं, ऐसी महिला नहीं जो पुरुषत्व के रास्ते में ही चल रही हैं और जो सिर्फ हाँ जो हाँ में हाँ मिला। तो आपको क्या लगता है गौरी कि एक लीडर का काम आखिरी आवाज़ को बुलंद करना है? बिल्कुल, आखिरी आवाज़ को बुलंद करना, यानी क्या बोलते हैं, छोटे से छोटे तबके के लोगों को उनको जोड़ना और उनको सामने लेके आना। हर लीडर का काम अलग होता है, बट अगर एक इक्वल ग्रुप भी है उसके अंदर उसकी टैलेंट को उभारना, और हर उस ग्रुप में जिस तरह के सेम लोग हों, छोटे बड़े तबके के हों, उन सबको एक अपॉर्चुनिटी देना, अपना बेस्ट रियलाइज करना एक लीडर का काम है। जिनसे भी वो काम करे उसका बेस्ट बाहर लेके आना। लीडर इज लाइक जो गुरु करता है इन अ वे। गुरु क्या करता है, तुम्हारे बीज को उभारता है प्रेरणा देके। लीडर का भी काम है प्रेरणा देना और एक ऐसा मिट्टी क्रिएट करना जिस मिट्टी में वो बीज अपने आप फूले और जिसका जो टैलेंट है वो सब सामने बाहर आए। तो वो एटमॉस्फेयर जब एक लीडर क्रिएट करता है बिना दिखाए हुए कि मैं लीडर हूँ, जैसे सर्वेंट लीडरशिप जो है उसमें कोई लीडर सामने नहीं आता है, वो बस एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसमें लोग अपने आप लीडरशिप में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को जिम्मेदारी लेने लगते हैं। वो अपने आप एक्सप्रेस करते हैं जो उनकी अपनी टैलेंट है और अपनी पोटेंशियल है। ये पढ़ना, जैसे आपने बच्चों का कितना कितना टैलेंट निकाला है और अभी आप महिलाओं के लिए ऐसे काम कर रही हैं, तो ये सब तो लीडर का ही काम है। बिल्कुल। और नॉलेज में लाना, मतलब कि असली जो मूल सत्य है या प्रिंसिपल्स में लेके आना, ये मेरे ख्याल से लीडर का बहुत ज़रूरी काम है। आपने जैसे सवाल पूछे वही मिट्टी को सींचने वाला सवाल पूछे हैं आपने। मुझे नहीं पता कि मेरे जवाब कैसे थे, मुझे आपके सवाल बहुत अच्छे लगे और मुझे लगता है कि एक बहुत सुलझे हुए समाज सेविका का ही ऐसा सवाल हो सकता है। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, गौरी से बात करके बहुत अच्छा लगा और गौरी के साथ मिलके हम और आगे भी समाज के लिए कुछ काम कर पाएंगे। और गौरी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आती हैं और जैसे इन्होंने बताया शी गोज़ विद द फ्लो, तो उस वक्त इनकी मानसिकता कैसी है उसके अनुसार और समाज को उस वक्त क्या ज़रूरत है, इस किस्म के प्रोग्राम्स वो करती रहती हैं। इस समय वह किसानों से जुड़ी हुई हैं और लिविंग विदाउट मेडिसिन, किस तरह से हम ऐसे प्रोग्राम्स चला पाएँ, ऐसी खेती कर पाएँ जिसमें कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल हो और अपने देश की जो प्राकृतिक संपदा है हमारी उसको हम कैसे और बढ़ा पाएँ, भूमिहारों को हम कैसे प्रेरित कर पाएँ और शहरी लोगों को कैसे जोड़ पाएँ किसानों से, तो उस पर गौरी इस वक्त काम कर रही हैं। गौरी, चलते चलते मुझे बस ये बताइए कि आपको क्या लगता है आपका टैलेंट क्या है? हाँ, अच्छा सवाल पूछा। नॉट लीडरशिप, नॉट पीपल स्किल, नॉट ऑल दैट, जो आपको लगता है कि ये ईश्वर से बहुत खूबसूरत देन आपको मिली है, वो क्या है? मेरे ख्याल से जो मुझे देन मिली है वो है एक पावरफुल विजन या एक पावरफुल कॉज से कम्युनिटीज़ को जोड़ना और उनको उसका महत्व समझ में आए और उस महत्व को वो आगे लेके जाएं, उसको अपने लाइफ में उतारें। वो मेरे ख्याल से एक मेरा सबसे ज़्यादा एक अगर उसे योगदान बोलेंगे या एक टैलेंट बोलेंगे वो शायद रहा है। और आई थिंक थ्रू आउट मेरा एक नेटवर्किंग और उस नेटवर्क से लोगों को कॉज के साथ जोड़ना। और अभी भी हमारे इतने सारे हेल्दी लिविंग कम्युनिटीज़ बन गए हैं दुनिया भर में, 20-25 तो है ही और उससे भी बहुत ज़्यादा, और लोकल एरिया में सारे फार्मर्स को इनके साथ जोड़ना। तो विजन एक ही है, एक तरफ है कि हम लोग जो जैविक उगाने वाले, प्राकृतिक उगाने वाले, फॉरेस्ट को बढ़ावा देने वाले, अपने सॉइल को अच्छा बनाने वाले, इस तरह के जो किसान हैं उनको आगे लेके आएँ और उनको लोगों के स्वास्थ्य के साथ इन दोनों को जोड़ें। तो वो वाला काम अभी चल रहा है काफ़ी स्तर तक। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगी कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म लिविंग विदाउट मेडिसिन बना है या भूमिजा भी बना था, उसको वो महिलाओं को लेके ही शुरू हुआ था। अब तो हमने सबको लेके, महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो किसी को छोड़ नहीं सकती। जो इंक्लूजन है ना वो उसके अंदर कण कण में भरा है, क्योंकि बच्चों को पैदा करती है, वो
बेटे और बेटी के बीच में तो फ़र्क नहीं कर सकती। तो उसी तरह मैं जब महिलाओं की भी बात करती हूँ, मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैं सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं जुड़ सकती। जब मुझे लेके जाना है, सबको ही लेके जाना है साथ में। और वाकई ये पूरा मूवमेंट अब सबके लिए हो गया है। सभी एक साथ में जुड़े हैं, महिला हो या पुरुष हो, और सबके लिए ही ये नॉलेज है। जो हम लोगों ने राइट ईटिंग या हेल्दी लिविंग का जो हमने प्रक्रिया शुरू की है, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं महिलाओं की बात ज़रूर करूँगी। महिलाएं अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट करती हैं, अपने आप को पीछे समझती हैं और सबके लिए देखती हैं, घर में सबका ध्यान रखती हैं, खाने का ध्यान रखती हैं, कोशिश करती हैं कि सबको सब कुछ मिले, लेकिन वो अपने आप को पीछे रखने की वजह से उनकी हेल्थ बहुत सफर। और मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में एक आत्मविश्वास, राइट, जो मैंने आपको कहा पहले, और दूसरा कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोनों, इमोशनल और फिज़िकल, ये दोनों चीज़ें अगर महिलाएं करेंगी तो वो सच में आगे बढ़ती ही जाएंगी। तो आई फील स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं जैसे जैसे महिलाओं को मिल रही हूँ और हमारे बहुत हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं लिविंग विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म में, उसमें मैं एक के बाद एक यही सुनती हूँ महिलाओं से कि भाई हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने अपने फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा ध्यान रखा, इसके लिए आज जो हालत है वो है। और जो आती हैं वो थोड़ा सशक्त हैं, इसके लिए आ पाती हैं। तो आप सोचो कितनी लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये सोच ही नहीं आती कि हमें अपने आप को आगे रखना है, हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी सृजनात्मक कर ही नहीं पाएंगे, फैमिली को भी नहीं ठीक से देख पाएंगे, आगे जाके हम बोझ बन जाएंगे अपने बच्चों के लिए। तो मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य एक नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए अभी महिलाओं के लिए। ये सबसे है कि हमारे समाज में हम प्रिवेंटिव हेल्थ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे कि उपचार करने से पहले आप रोकथाम पर ध्यान दें, वो हम सबको एज अ सोसाइटी एक फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली। और वहाँ तक पहुँचे ही क्यों? और अगर हम लोग सही खाना खाएंगे, इतने ज़्यादा भी रसायन, इतने पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक जिसे बोलते हैं, और ये सब अगर हम लोग अपने खाने से निकालेंगे, सही जो ट्रेडिशनल खाना जो पहले हमारी दादियाँ परदादियाँ बनाया करती थी, उनको पता होता था हर सीज़न में क्या खाना है, किस तरह से उसको बनाना है, कुकिंग का तरीका क्या है, खाने का क्या तरीका है, परोसने से खाने तक का किस टाइम पे खाना है, ये सब हमारे लिखे हुए हैं, हमारे पूर्वज ये करते आए हैं। और वो मुझे लगता है हमें अपनी महिला का अगर कोई सबसे बड़ा दायित्व है, वो बच्चों को बड़ा करती हैं, स्कूलों में भेजते हैं, सब करते हैं, उनको सही खाना खिलाना, उनको वो पूर्वज का जो सीख है कि किस तरह से हमें जीवन शैली जीनी है, दिनचर्या क्या होना चाहिए, आयुर्वेदा का, योग, ध्यान, ये सब चीज़ें महिलाओं को आनी चाहिए। अपने फैमिली में इन सांस्कृतिक मूल्यों से बच्चों को बड़ा करें ताकि वो इनको अप्रिशिएट कर सकें। अभी ज़माना आ गया है कि हमको पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है। तो एक तरफ हम लोग ये गिज़मोज और ये सब से हमको लग रहा है हम आगे की तरफ जा रहे हैं, राइट, बट मैं आपको सीधा सीधा ये समझा रही हूँ कि अभी टाइम आ गया पीछे जाने का। और पीछे उन मूल्यों पे जाना, हमारे तौर तरीक़ों में, हमारे रीति रिवाज, हमारी जो सोच थी, रहने सहने का ढंग था, वहाँ पर हमें अपना जोड़ करना है। आगे जाके हमें सृष्टि का ऐसा निर्माण करना है जो बहुत सुंदर है। ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि हमें स्पीड, किसी ने बड़ा मज़ेदार उस दिन बात किया पढ़ना, किसी ने बोला ग्रोफर्स और ये सब बोलते हैं कि हम 10 मिनट में आपको डिलीवरी देंगे। तो भाई हमें क्यों 10 मिनट में चाहिए? या हमने तैयारी नहीं की है, पर उसकी ज़रूरत क्या है? हमारे अंदर ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए 10 मिनट में कोई चीज़ हमें मिले, राइट। लाइफ में इतनी जल्दी किस चीज़ के लिए? तो थोड़ा संभल के हमें सोचना है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, यही नहीं सोच रही। बहुत ही मज़ेदार बात याद आई, वो ये कि घर में हम मैगी खाते हैं, हाँ, 2 मिनट और रेस्टोरेंट में हम हज़ारों रुपए दे के स्लो कुक्ड, हाँ, दाल बिल्कुल, और हाँ, मीट और वहाँ 2 घंटा बैठते हैं, हाँ, 2 घंटा बैठते हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि हम लोग क्या करें। फास्ट कुकिंग तो सबसे गलत बात है, प्रोसेस फूड सबसे गलत चीज़ है हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में आ रही हैं, जो कई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एक्सपोजर जो हो रहा है,
ये सब हमारी सृष्टि के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इनमें कई चीज़ें अच्छी भी हैं, मैं नहीं बोलती हूँ। जो भी सृजनात्मक प्रक्रिया है उसमें कई चीज़ें अच्छी हैं और कई चीज़ें शायद नहीं अच्छी हैं। तो कई चीज़ें पुरानी भी अच्छी हैं और कई चीज़ें पुरानी छोड़नी भी पड़ेंगी हमें। एज एन अवेयर स्त्री हमें डिसाइड करना है हमें किस रास्ते में जाना है। क्या हमने अपने बच्चों को मूल्य सिखाने हैं, क्या हमें उनको थोड़े मंत्र सिखाने हैं, क्या हमें योगा सिखाना है, क्या ये पुराना सोच के हमें छोड़ देना है और हमें उनको सिर्फ पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और वेस्टर्न डांसिंग ही सिखानी है। ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। आई थिंक बैलेंस इज़ वेरी, हाँ, बैलेंस तो तब आएगा जब हमें पता चलेगा कि पीछे क्या छोड़ के आए हैं। अभी तो वही नहीं मालूम है। तो वो धीरे धीरे हम ला रहे हैं। हमारे मार्केट में आयरन की कढ़ाई भी होती है और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं और लोगों को बताया जाता है कि क्यों ज़रूरी है मिट्टी के बर्तन और आयरन की कढ़ाई में खाना। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो फॉस्फोरस की कमी है, तुम्हारे अंदर जो आयरन की कमी है, वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। तुम्हें पिल्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो लिविंग विदाउट मेडिसिन का मतलब यही है। आपने जो प्रिवेंटिव की बात करी कि प्रिवेंटिव हम लोग तभी हो सकते हैं अपर्णा जी जब हमें सही मायने से खाना और जीना आ गया तब तक। थैंक यू गौरी। और उम्मीद है हमको बातचीत करते हुए सुन के आपको भी प्रेरणा मिली होगी मित्रों। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू श्रीलॉग्स। अगर आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहें तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें। गौरी इज़ हियर टू हेल्प पीपल लिव विदाउट मेडिसिन इन अ हेल्दी वे एंड एनीबडी कैन कनेक्ट विद हर। You can come to our Facebook group. It's called Living Without Medicine. It has more than 35,000 members now. So please come and join that, and you will learn a lot. Thank you. And sharing of knowledge is always good. कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे। बिल्कुल। Thank you so much and keep safe. Bye bye.